अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि जो ख़ुदकुशी है वो इस हद तक माशरे में क्यों बढ़ गई है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको यही ऑप्शन नज़र आता है कि अभी हमें सुसाइड करना चाहिए। क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा आम क्यों हो गया है जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, और जो पेरेंट्स हैं और जो गाइडनर्स हैं जो वो क्यों नहीं समझा पा रहे अपने लोगों को कि जो डिप्रेशन है इसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है और ओवरकम किया जा सकता है और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जा सकता है। इसी वाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है स्टूडेंट काउंसलर है नाइला अब्दी। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये जो डिप्रेशन है ये क्यों आम हो गया है हमारी सोसाइटी में? आई थिंक वक्त के साथ साथ हमने लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, हमारी सिस्टम्स में चेंज आ गया है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के वसाइल हमारे पास नहीं होते। जब वो सारी चीज़ें बढ़ती हैं, कंपटीशन बढ़ता है तो और वो चीज़ें फुलफिल ना हो, अगर हासिल ना हो आपके पास, तो डिप्रेशन तो आगाज हो ही जाता है। फिर इतने स्ट्रेसेस हैं, इतने जी मसाइल हैं, आजकल इकोनॉमिकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें इवेंचुअली डिप्रेशन की तरफ ही लीड करती हैं। जी ठीक। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि ख़ानदान की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं या मुआशरे की बातें होती हैं कहीं ना कहीं जो ये हमारी जो सोच है नौजवान नस्ल की उसको नाउम्मीद कर देती हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं सुसाइड की तरफ जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, खानदानी एक्सपेक्टेशंस, आप बच्चा पैदा होता है और हम उसको कहना शुरू कर देते हैं कि या डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी नौकरी हासिल करेगा, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। जी अब ये इतना आसान नहीं है। हमारे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में हम शुरू से एक बात डाल रहे होते हैं। फिर हर बच्चा एस्टेरिक बच्चा तो नहीं होता। अगर उस बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो गया, आगे पीछे ग्रेड्स हो गए, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक। तो अंदर से जो एक हौसला शिकनी है वो तो होती है, लेकिन सामने बाहर वाले लोग भी कहते हैं, अरे तुम फला यूनिवर्सिटी में सोच रहे थे, तुम जा नहीं पाए। माँ बाप भी कहते हैं, देखो हमने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, वो पूरी नहीं हुई बात। तो नौजवान तो परेशान ही होगा ना। जी फिर उसकी अपनी जाती एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं, उसके दोस्त अहबाब का हल्का भी डिफरेंट होता है। और ये सारी चीजें इवेंचुअली बच्चे को प्रेशर कर देती हैं कि वो कोई बहुत इंतहाई कदम की तरफ चला जाए। अच्छा, एक जो बड़ी रीज़न है मैम, आपको क्या लगता है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे कि हमारा जो नौजवान नस्ल है वो क्या सोच रही है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, तो अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे तो क्या ये भी एक रीज़न है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो सुसाइड की तरफ चली जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है? पेरेंट्स जो हैं वो इस तरफ जा ही नहीं पाते हैं कि उनका जो बच्चा है वो इस टाइम क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। जब वो कर लेते हैं सुसाइड तब उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा इस स्टेज पे गुजर रहा था और हमें पता ही नहीं चला। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। अवेयरनेस मैं नहीं है। जी 100% एग्री करती हूँ कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात ही नहीं करते ना। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो अगेन वो जो आपने पहले बात की थी कि सोसाइटी का एक प्रेशर है। अरे, इसको आप थेरेपिस्ट के पास ले जा रहे हैं, तो क्या बच्चा पागल हो गया है, तो क्या बच्चे का कोई और मसला है? सिर्फ पागलपन या कोई बीमारी ही आपको थेरेपी की तरफ नहीं ले जाती। छोटा बच्चा है, बहुत छोटे छोटे मसाइल से गुजरता है। देखिए, स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में बुलिंग होती है। अब जब वो बुलिंग हो रही होती है तो बच्चा घर आके बताने से इसलिए बाज़ दफ़ा कतरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर पे मजाक उड़ जाए, जी या माँ बाप मुझे उस चीज में डांट लगा दें कि जी आपको ये सारी चीजें क्यों नहीं, आप ही को क्यों मसाइल आ रहे होते हैं। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना कि जब पत्थर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कतरा पानी का गिरता है तो इवेंचुअली उसमें सुराख हो जाता है। इसी तरीके से बच्चा जब बचपन से ये सारी चीजें फेस कर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज एक लावे की तरह से फटती है। सुसाइड हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ये एक दिन की चीज नहीं है। ये ठीक। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, और जी जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं तो उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। वो घर वाले भी शामिल होते हैं, उसके अंदर सोसाइटी भी शामिल है, आपके जी पीयर्स भी शामिल हैं, आपका स्कूल, आपके टीचर्स, सब सब शामिल होते हैं। क्योंकि जो इसके साइंस हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस जी के, जो लीड करते हैं सुसाइड की तरफ, ये अपरेंट नहीं होते शुरू में, बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहे होते। आहिस्ता आहिस्ता इनकी ढकी छुपी चीजें होती हैं जिनको देखना जरूरी है। और खास तौर पे माँ बाप को अपनी औलाद को पहचानना जरूरी है कि वो किस चीज से परेशान हो रहा है, किस चीज की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये मसाइल अपनी जगह हैं, और माँ बाप अगर इनको, या इवन मैं खुद एक
टीचर हूँ, मैं ये कहूँगी कि स्कूल को भी ये देखना चाहिए कि क्या मसला है जो बच्चा फेस कर रहा है, और उसके बाद माँ बाप को थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ राग़िब करना चाहिए कि बच्चे को की मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत काम करें। जितनी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, उतनी ही दिमागी सेहत भी ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, ये जो बेरोज़गारी का एक एलिमेंट है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है इससे जो है दो चार है, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि जो नौजवान नस्ल है ये खुदकुशी की तरफ जाती है क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिलता है? वो क्या वो आंसरेबल ही नहीं होते हैं फैमिली में, ना सोसाइटी में, कि एजुकेशन भी हासिल कर ली, हमने अपना टाइम पीरियड भी गुजारा स्टडी में, लेकिन अब हमें जॉब नहीं मिल रही है। हम लोग क्या मतलब बच्चे क्या शो करते हैं कि हम लोग किसी काबिल ही नहीं हैं, ये खुद एतमादी ना होने की वजह से? जब हम ये तालीम को रोजी से कनेक्ट कर देते हैं ना कि जी आपने मास्टर्स कर लिया है तो आपको एक 18 केडर की जॉब मिल जाएगी, जब ये चीज़ हम कर देंगे तो और फिर उस चीज़ पे बच्चे को नहीं मिलेगा, एक नौजवान जॉब नहीं हासिल कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मसला तो आएगा ना, क्योंकि हमने तो कह दिया कि डिग्री का मतलब ही पैसा कमाना है। हमने कभी भी बच्चे को ये तो नहीं समझाया बचपन से कि डिग्री का मतलब तालीम हासिल करने का मतलब अपने दिमाग को रोशन करना है। रोजगार हासिल करने के तो 1000 तरीके हैं, लेकिन हम रोजगार हासिल करने की एक तरीका का जॉब है। मसला यह है कि जॉब मार्केट में कम से कम होती चली जा रही है फॉर मेनी फैक्टर्स। हम उस फैक्टर की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन है वो फैक्टर्स, तो हमें फिर बच्चे को समझाना भी पड़ेगा ना। सबसे पहली बात यह है कि बेटा जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बड़े इंस्टीट्यूट से मास्टर्स कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया तो आपकी नौकरी जो है वो फौरन ही 75,000 रुपए हो जाएगी। हमें बच्चे को ये भी समझाना पड़ेगा कि बेटा शुरू में कम पैसों से स्टार्ट करो, अपनी जगह बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अब बच्चा सोचता है मैंने इतनी महंगी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ग्रेजुएशन करके बाहर निकलूंगा तो फौरन ही मुझे कोई बहुत अच्छी ऑफिसर लेवल पे नौकरी मिल जाएगी। वो नहीं मिलती है, परेशानी होती है। अपनी मर्जी की फील्ड में नौकरी नहीं मिलती है, वहाँ परेशानी होती है। और एक और भी मसला है कि हम अभी तक इंजीनियरिंग और डॉक्टर की प्रोफेशन से बाहर ही नहीं निकले हैं। 1000 और प्रोफेशन है, उसकी तरफ बच्चे को राग़िब करें। नौकरी नहीं मिलेगी, डिप्रेशन तो होगी। जब डिप्रेशन होगी तो फिर अल्टीमेटली बच्चा जो है वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पे मजबूर होने लगता है। और मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ, वो बच्चा नहीं है, वो 21-22 साल का नौजवान है, लेकिन उसे सोसाइटी में नजर आ रहा है ना कि मेरे साथ वाले, मेरे अब्बा, मेरे बड़ा भाई, मेरे चचा सब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, मैं नहीं हूँ, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। सिर्फ ये एक फैक्टर है, ये जरूरी नहीं है कि ये अल्टीमेट ही हो, लेकिन इसके पीछे बड़ी और सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन शुरू हो जाती है। ठीक। अच्छा, ये जो तालीमी प्रेशर है और पहले नंबर पर आना, क्या आप समझती हैं कि इसकी वजह से भी जो हमारी नौजवान नस्ल है ये सोसाइटी की तरफ जा रही है? और आपको लगता है क्या ये सही है कि तालीमी प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेना कि आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अब आगे कोई रास्ता ही ना नज़र आ रहा हो कि अगर हमने ये मार्क्स ना लिए तो हमारी जो है वो मतलब हम डिफेम हो जाएंगे फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो फिर हमें जो है ये इससे बेहतर है यही है कि हम खुदकुशी कर लें? ये तो बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। मैंने अभी कहा कि तालीम को हमने पैसे से और तालीम को हमने ग्रेड्स के साथ मुंसलिक कर दिया है। बच्चा अगर तालीम हासिल कर रहा है ना तो उसके अंदर शऊर पैदा होना चाहिए, ना कि ये कि उसके अंदर एक अननेसेसरी कंपटीशन पैदा हो जाए कि जी मुझे ए स्टेरिक ही लेना है, मुझे 90% मार्क्स ही लेने हैं। टीचर के पास पेरेंट जब बैठता है तो कहते हैं नहीं सर मुझे ये बताएं कि मेरा बच्चा जो है वो नंबर 1 क्यों नहीं है आपकी क्लास में। अरे आप ये देखिए कि आपके बच्चे की और बहुत सारी अच्छी चीजें क्या हैं। हर बच्चा जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट बन जाए, हर बच्चा जरूरी नहीं है कि अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर बन जाए, एक वो अच्छा इंसान बन जाए। आप अगर उसे एक अच्छा इंसान बना देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जिंदगी और आपकी जिंदगी दोनों अच्छी होंगी। लिहाजा ये जो अननेसेसरी कंपटीशन है ना ग्रेड्स का, उससे हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा मैम, ये जो मनशियात है, हम ड्रग्स का अगर हम बेदरख इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके माइंड को इतना ज़्यादा बाउंड कर देता है कि वो कुछ सोच नहीं पाते, लाचार हो जाते हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ड्रग का इस्तेमाल तो जिस दिन पहला आपने ड्रग का इस्तेमाल किया, आप ये समझ लें कि वो बच्चा दिमाग किसी तौर पे सोचने के लायक तो नहीं रहा। सबसे पहले तो ड्रग का इस्तेमाल होता भी प्रेशर की वजह से ही है ना। सिर्फ शौकिया भी जो बच्चे अगर कभी शुरू करते हैं तो वो भी शौक किसी ने दिलाया होता है, तो वो प्रेशर ही उनको इस तरफ ले जा रहा है। और जिस लम्हा आपने किसी किस्म का भी ड्रग लिया, मैं तो कहूँगी सिगरेट जैसी भी चीज जो है ना वो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है। और किसी भी चीज की एडिक्शन तो नुकसान ही है और फायदा तो उसका कुछ भी नहीं है।
ٹھیک. اچھا اسٹریس کے معاملات میں فیملی کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو فیملی سے کس طرح سے سپورٹ ملنی چاہیے اور پیرنٹس کو کس طرح سے ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ابھی ہمیں یہیں پر آ کر جو ہے اس پوائنٹ پر آ کے یہ اسٹیپ لینا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی سائنز ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ بچہ اپنے عام معاملات سے الگ ہٹ کے کوئی چیز کر رہا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہمیشہ بہت گریگیریس ہو, بہت خوشی سے سب کے ساتھ ملتا جلتا ہو, وہ خاموش ہو جائے, وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا چاہے تو یہ گھنٹی بج جانی چاہیے دماغ میں کہ کوئی تو مسئلہ ہے. آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرنے لگ جائے تو بھی یہ ایک گھنٹی ہے. اس لمحے پر دونوں ماں باپ بڑے بہن بھائی ہیں گھر میں, ان سب کو مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بہت ضروری ہے کہ آپ بات کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے شروع میں بات نہیں کی تو وہ بعد میں آپ کچھ بھی کر لیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پیرنٹل سپورٹ, فیملی سپورٹ بہت بہت اہم ہوتی ہے اس سلسلے میں. سب سے پہلے تو بچے کے اوپر سے انڈیو پریشر ہٹا دینا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, نکما ہے اور آپ کہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن اس سے یہ بھی مت کہیں کہ بیٹا اگر تم نے چاند نہ توڑا تو بس پھر ہمارے لیے تم اجنبی ہو جاؤ گے. ایک نارمل بیہیویئر رکھیں اور ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ایک اگر میں اپنے زمانے کی بات کروں یا اپنے سے بھی پہلے کی بات کروں تو ساری فیملی مل کر گفتگو کرتی تھی, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے, نانی دادی بیٹھ کے بچوں کو قصے کہانی سناتی تھی. وہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس سے لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے تھے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ کوئی ایسا گھر میں ممبر ہے جس سے وہ اپنی دل کی بات کہہ دیں گے. اب دل کی بات کہنے سے پہلے یہ خوف ہو جائے کہ میرا مذاق اڑ جائے گا تو لوگ بات نہیں کر پاتے, اس لیے بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن بہت ساری چیزوں کو اثر اس پہ ہو جاتا ہے, اس کے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسا بندہ گھر میں ضرور ہونا چاہیے, فیملی ممبر, چاہے وہ ماں ہو, باپ ہو, دادا ہو, دادی ہو, وہ جس کے پاس بچہ جا کے اپنی دل کی بات سنائے اور اگر ایسی کچھ مسائل ہیں تو انہیں سن لے, کیونکہ بات کرنا ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پہلے جو کمیونیکیشن وہ ڈائریکٹ ہوا کرتی تھی, لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو کمیونیکیشن کی جا رہی ہے, تو کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے ہیں, انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہونے کی وجہ سے اپنی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور ان دین وہ یہی اسٹیپ لے لیتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم سروائیو کریں. کیا سوشل میڈیا بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کو ہم نے بڑا اس کا میں کہوں گی کہ بے تکا استعمال شروع کر دیا ہے. وہ بات گھر میں آپ کی ماں ہے, ان کی برتھ ڈے ہے, وہ ماں سوشل میڈیا پہ نہیں ہے لیکن ہم نے ضرور ان کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اماں کہنا ہے سوشل میڈیا پہ, تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے. تو سوشل میڈیا پہ آدھی سے زیادہ چیزیں ہم اس شخص سے بات کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اس کو اپنی سوشل ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف یہ ریزن نہیں ہوتی کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن کو ہم نے اس بندے تک نہیں پہنچانا ہوتا بلکہ باقی ساری دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزوں پہ بات کرنی چاہیے جو امپورٹنٹ ہیں, لیکن جو بات گھر میں ڈائریکٹ ہو جانی چاہیے اور وہ گھر میں ہونی چاہیے. اور اگر گھر کے باقی افراد سوشل میڈیا پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے, یا ایون کوئی بڑا شخص بھی اس کے اوپر ڈپریشن والی باتیں کر رہا ہے یا شاعری ڈال رہا ہے, تو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی سب خیر ہے, کیوں اس قدر دکھی سی باتیں کر رہے ہو. وہ بھی ہم نہیں کرتے, یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جی اس کا پرسنل پلیٹ فارم ہے, ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے. اچھا میں آپ سے آخری کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, گریجویٹ ہوتے ہیں یا ایم ایس کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کا کیا رول ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ان کو آگے کے لیے کریئر کے لیے گائیڈ کریں, تاکہ وہ اس طرح کے جو بھی پرابلمز آگے فیس کرنی پڑیں گی ان کو پہلے ہی آئیڈیا ہو کہ ہم نے ان اسٹیپ سے گزرنا ہے, بجائے اس کے کہ اگر ان کے لیے سب چیزیں نہیں ہوں گی پھر وہ اس طرح کے اسٹیپس لیں گے جیسے خودکشی وغیرہ اور ڈسہارٹ ہو جائیں گے یا لائف میں آئسولیشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ڈگری تو لے لی ہے لیکن جاب نہیں مل رہی ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر جو ہے نا وہ ملٹیپل رولز والا بندہ ہونا چاہیے. ہم گائیڈنس کاؤنسلر زیادہ تر یونیورسٹیز میں رکھتے ہیں, ایموشنل کاؤنسلر ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہوتے. اور ایموشنل کاؤنسلر کی اہمیت جو ہے وہ گائیڈنس کاؤنسلر جتنی ہی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ پہلے تو وہ یہ دیکھ لے کہ کیا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو یہ ڈگری لینی ہی نہیں تھی, مجھے تو آرٹ اینڈ ڈیزائن میں کوئی کام کرنا تھا, یہ تو میں اماں ابا کی زبردستی سے کر رہا ہوں. جب وہ یہ اماں
माँ बाप की जबरदस्ती से करता है तो उसके ज़ाहिर के ग्रेड्स गिरते हैं। वहाँ पर एक स्टूडेंट काउंसलर जो है वो मल्टीपल रोल प्ले करे। वो घर ज़ाहिर कि आप अकेले सिर्फ बच्चे से बात नहीं करते, आप बात तो उसके पेरेंट्स से भी करते हैं। तो उस वक्त स्टूडेंट काउंसलर को चाहिए कि बच्चे को और बच्चे के माँ बाप को बताए कि देखिए ये भी लाइन है, ये भी बड़ी अच्छी लाइन है, इस पर भी हम जा सकते हैं, एक ही लाइन पे नहीं। इसी तरह से बच्चे को भी ये बताएं कि बेटा ग्रेजुएशन के फौरन बाद तुम्हें इतना इस लाइन में जा सकते हो। फिर दूसरी चीज, जो यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं आजकल, जिन्हें हम जॉब फेयर्स कहते हैं, उसमें एक्सपोजर्स मिल जाते हैं ना। ये एक्सपोजर ही एक ऐसी चीज है जिससे आपको आगे जाने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें जो है वो अहमियत रखती हैं और इन्हें हमें अब बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशंस में, ताकि हमारा जो यूथ है उसे अंदाजा हो कि अगर नौकरी व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती तो एक छोटा कारोबार भी शुरू किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि छोटा कारोबार जो है वो हम बहुत सारे पैसों से करें। अब तो लोग चाय के ढाबे खोलते हैं और ग्लैमराइज हो जाते हैं, तो इस तरह का ग्लैमर दिखाने की बजाय रियलिटी चेक पर बच्चे को डाल दें ताकि उसे समझ आए कि ठीक है, काम में कोई शर्म नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट काउंसलर नाइला अब्दी इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद थी। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की है जो सुसाइड जो रेशो है वो क्यों इंक्रीज होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में डे बाय डे, हमें क्यों ऐसे जो केसेस नजर आ रहे हैं, इस पर हमने बात की है। नाज़रीन, हमें जो है स्टूडेंट की ये जो एक डिप्रेशन देने की बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के पास, जो हमारी नौजवान नस्ल के पास जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज किया जाए, उनको गाइड किया जाए कि अगर जॉब नहीं मिलती है तो बिजनेस साइड पर चले जाएं, या और बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनकी स्किल्स को देखते हुए उनको यूटिलाइज करें और लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर हम उनको यूटिलाइज करें और अगर उनको सिखाएं तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं और अपनी नौजवान नस्ल को, जो कि बहुत काबिल हैं बहुत सारी चीजों में, उनको राह रास्त पर लाकर जो है उनको मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेजबान मरियम खान को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए मौजू मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।